आज का हमारा टॉपिक है फ्रॉडुलेंट बिहेवियर से रिलेटेड। क्योंकि चैप्टर हमने स्टार्ट किया हुआ है चैप्टर 17। आज जो है हम कोशिश करेंगे कि उसको कवर कर लें। फ्रॉड के बारे में हमने काफ़ी डिटेल से देख लिया था प्रीवियस लेक्चर्स में। आज हम देखेंगे कि फ्रॉडुलेंट बिहेवियर क्या होता है और उसको बिजनेस में कैसे रोका जाएगा। तो पहली चीज़ कहता है कि फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग क्या होती है, किस तरीके से आप जो है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में फ्रॉड वगैरह कर सकते हैं, उसके बारे में इन्होंने बताया हुआ है आपको। कहता है कि fraudulent financial reporting involves intentional misstatements, including omissions of amounts or disclosures in financial statements in order to deceive financial statement users. फ्रॉड के बारे में हमने क्या कहा था कि आप जो है क्या करते हो, या एरर्स करते हो या इंटेंशनली जो है मिसरिप्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन करते हो या जो है मिस स्टेटमेंट्स यूज करते हो। तो फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में क्या चीजें आती हैं, वही जो है आपकी इंटेंशनल मिस स्टेटमेंट्स आती हैं जो आप क्या करते हो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में यूज करते हो, ताकि अपने जितने भी लोग हैं जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देखते हैं उसको जो है डिसीव कर सको। एग्जाम्पल में इन्होंने क्या कहा हुआ है, पहले एग्जाम्पल कहता है कि रिकॉर्डिंग फिक्टिशियस एंट्रीज इन द अकाउंटिंग रिकॉर्ड, particularly those close to the accounting year end, सी विंडो ड्रेसिंग। ठीक है, जैसे कहता है कि आप क्या कर लेते हो, खुद से जो है एंट्रीज जनरेट करना शुरू कर देते हो, या आप जो है ट्रांजैक्शंस को बहुत ही हाईली रिप्रेजेंट करना शुरू कर देते हो, जिसको जो है हम विंडो ड्रेसिंग कहते हैं। आगे जाके जो है हम इसको डिटेल से देखेंगे। दूसरी चीज कहता है कि आप क्या कर सकते हो, इनअप्रोप्रिएटली एडजस्टिंग assumptions और judgments used to estimate account balances। कि आप क्या कर सकते हैं कि आप जो है एडजस्टिंग जो है assumptions पुट करते हो, आप जो है जजमेंट्स पास करते हो, क्या करने के लिए कि आप अकाउंट्स को बैलेंस कर सको। आप कहो कि जी फ्यूचर में हमारी इतनी सेल्स हो जाएगी, तो आज ही आप उसको लिख लेते हो कि जी एक्सपेक्टेड है कि वैसे भी हमारी जो है ये सेल्स हो जाएगी या ये जो है प्रोडक्ट्स हमारे सेल आउट हो जाएंगे। तो आज ही आप उसको क्या कर लेते हो, एंट्रीज में पुट कर लेते हो। थर्ड चीज कहता है omitting, advancing or delaying recognition in the financial statements of transaction that have occurred during the year। थर्ड चीज सबसे सीरियस है कि आपकी जो है जो ट्रांजेक्शन हो चुकी है आप उसको क्या कर लेते हो, लेट कर देते हो, उसको जो है पुट नहीं करते एंट्रीज में, या जो है आप क्या कर लेते हो कि पहले से एडवांस में लिख लेते हो, या जो है बिल्कुल उसको इग्नोर ही कर देते हो। ठीक है, जैसे हमने कहा था कि सेल्स लोग जो है इग्नोर कर देते हैं, वहां पे पुट नहीं करते, तो वो चीज जो है कर देते हैं, या फिर वो क्या कर देते हैं एडवांस के जरिए से लिख लेते हैं कि जी हमने जो है इतनी सेल्स कर ली है, हालांकि वो जो है हुई नहीं होती। थर्ड फोर्थ चीज कहता है कि कंसीलिंग फैक्ट्स दैट कुड अफेक्ट द अमाउंट्स रिकॉर्डेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। कि आप क्या करो कि वो जो है फैक्ट्स एंड फिगर्स, वो जो है नंबर्स या जो है वो रियलिटीज या वो ट्रांजैक्शंस आप क्या कर लेते हो, उनको जो है छुपा लेते हो, जो है इंपॉर्टेंट होती हैं डिस्क्लोज करना। इसके बाद कहता है कि अल्टरिंग रिकॉर्ड्स रिलेटेड टू सिग्निफिकेंट अनयूजुअल ट्रांजैक्शंस। या आप क्या कर लेते हो, चेंजेस ले आते हो जो आपकी जो है इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शंस हुई होती हैं, या जो है आपकी नॉर्मली जो ट्रांजैक्शंस हो रही होती हैं, आप क्या कर लेते हो उसमें चेंजेस ले आते हो, आप उनको जो है चेंज कर देते हो। आप उसमें जो है अपनी तरफ से नंबर्स ऐड कर लेते हो, या क्या कर लेते हो कि उनकी जो है नेचर चेंज कर देते हो। तो उसके जरिए से आप इसको फ्रॉड कर सकते हो। कहता है कि इन डेली लैंग्वेज सच स्कीम्स कैन बी referred to as a cooking the books. Other descriptions are creative accounting and earning management. All these schemes may or may not comply with the letter of standard accounting rules, but they are usually contrary to the spirit of these rules. ठीक है, कि इसको जो है हम कुकिंग द बुक्स भी कहते हैं, या जो है हम इसको क्रिएटिव अकाउंटिंग भी कहते हैं, या अर्निंग मैनेजमेंट भी कहते हैं। क्योंकि हम इसको क्या करते हैं कि इसमें चेंजेस कर रहे होते हैं, हम जो है खुद स्टेटमेंट्स को जो है रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो इसलिए कहता है कि ये जो है आपके जो स्टैंडर्ड्स आपको गिवन है अकाउंटिंग रूल्स के, उनको जो है फुली फॉलो नहीं करता। बट ये चीज क्या है, कहते हैं आगे जाके कि ये जो है डिपेंड करता है कोर्ट पे कि वो इसको डिस्क्लोज करे कि जी ये जो है इसने फ्रॉड की नियत से किया था, या जो है इसने क्या किया था, चोरी करने की कोशिश की थी। और कहता है कि अल्टीमेटली इट इज अप टू द कोर्ट टू डिसाइड whether a particular scheme is fraudulent, but hopefully the external auditors will have persuaded the directors of a company against a fraudulent scheme long before it's get to a court। कि आपके जो है इस किस्म की अगर सिचुएशन हो रही थी, तो होपफुली आपके एक्सटर्नल ऑडिटर्स ने पहले से ही आपको इन्फॉर्म किया होगा। अगर आपके एक्सटर्नल ऑडिटर्स ने आपको इन्फॉर्म नहीं किया, तो फिर जो है क्या करेंगे, जब आपकी बात जो है अदालत तक जाएगी, तो अदालत ही क्या करेगी, इस चीज को डिस्क्लोज करेगी कि इस बंदे ने जो ये एक्ट किया था, इसने जो फिगर्स चेंज किए थे, या इसने स्टेटमेंट्स में जो छेड़छाड़ की थी, वो क्या थी बेसिकली, क्या वो जो है फ्रॉड था या जो है वो फ्रॉड नहीं था। किस किस्म के फ्रॉड्स आपके जो है क्रिएटिव अकाउंटिंग में हो सकते हैं, कहते हैं कि एग्जांपल ऑफ क्रिएटिव अकाउंटिंग इंक्लूड्स विंडो ड्रेसिंग, delaying or accelerating company's expense, inaccurate revaluation of company asset, manipulations of revenue recognition,
ऑफ बैलेंस शीट अकाउंटिंग, कि आप जो है इन तरीकों से 5 तरीकों के जरिए से क्या कर सकते हो, क्रिएटिव अकाउंटिंग इस्तेमाल कर सकते हो। विंडो ड्रेसिंग से हमारा क्या मुराद है? पहली चीज कहता है कि विंडो ड्रेसिंग इन्वॉल्व्स मिसरिप्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन such as the entering into of transaction before the year end that are often reversed out after the year end, the substance of which was primarily to improve the appearance of the company's financial statement। कि आप क्या कर लेते हो कि स्टेटमेंट्स को जनरली खूबसूरत बनाने के लिए आप जो है क्या कर लेते हो, वहां पे इन चीजों को पुट कर देते हो। ठीक है, आप जो है लिख लेते हो कि ये स्टेटमेंट इस तरीके से हुई है, ये जो है इतनी ट्रांजेक्शन हुई है, आप उसको लिख लेते हो, हालांकि वो ट्रांजेक्शन हुई नहीं होती। इसलिए जो है इन्होंने इसकी एग्जांपल दी हुई है बड़ी प्यारी सी। कहता है कि फॉर एग्जांपल अ कंपनी माइट हैव promised its shareholder that it would achieve 10 million sales during the year. In December, it becomes clear that the sales only $9.5 million are going to be achieved. One possibility would be to enter a sales for zero point 0.5 in the December accounts and then to issue a credit note to the customers of for zero point 0.5 in January. The customer doesn't mind, and the shareholders are happy because $10 million of sales were recorded for the year. However, and the entering of 0.5 million sales in the record was arguably fraudulent. कि आपने क्या कर लिया कि आपने जो है टारगेट रखा था, शेयर होल्डर्स ने आपको कहा कि आपने 10 मिलियन के जो है डॉलर्स की सेल करके देनी है साल के एंड में। अब दिसंबर आ रहा है और आपको लग रहा है कि जी या आपने जो है एनालाइज कर लिया कि आपकी सेल्स कितनी हुई है, सिर्फ 0.95 जो है 9.5 मिलियन जो है आपने सेल्स कर ली। आपके पास डिफरेंस कितना रह गया है? डिफरेंस रह गया आपके पास 0.5 मिलियन का। तो अब आप क्या कर लेते हैं कि अपने जो है क्रेडिटर्स को एडवांस में जो है क्या कर लेते हो, नोट इशू कर देते हो कि आप जो है इतनी सेल्स हमसे कर लो। ठीक है, सो कस्टमर जो है माइंड नहीं करेगा, वो कहेगा ठीक है एडवांस में उसने नोट इशू कर दिया, इससे क्या पैसे तो मैंने जो है वैसे ही बाद में उसको पे करने हैं। तो अब यहाँ पे आपने क्या कर लिया, अपनी स्टेटमेंट से तो उसको शो कर दिया कि मैंने जो है 10 मिलियन अचीव कर लिया, लेकिन इन रियलिटी आपने क्या किया हुआ है, ये फ्रॉड है, क्योंकि 0.5 मिलियन आपने जो है सेल्स की नहीं है और आपने उसको पहले से लिख लिया। अब अगर आपके जो है क्या करते हैं कि फ्यूचर में जो आपका जिसके साथ ट्रांजैक्शन कर रहे थे कस्टमर के साथ, वो जो है उसको एक्सेप्ट ना करे तो फिर क्या होगा? तो इस किस्म की प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसको बेहतर सोल्यूशन क्या होगा? कहता है कि a more subtle approach would be to get in touch with a regular customer in December and offer them a special discount if they will bring forward 0.5 millions of their intended January purchase to December. Again, everybody is happy and the question of whether a fraud has occurred is less clear. और अगर आपने क्या कर लिया, इसका सिंपल तरीका ये कर लिया कि आपने जो है जिस कस्टमर ने आपसे जनवरी में परचेज करना था, आप उसको जो है एग्री कर लेते हो, उसको जो है डिस्काउंट से स्पेशल ऑफर्स दे देते हो और वो जो है क्या कर लेता है आपसे उसकी सेल्स जो है जनवरी के बजाय दिसंबर में कर लेता है। तो मसला ही हल हो गया, आपका टारगेट भी अचीव हो गया और आपने क्या कर दिया, सेल्स भी कर दी। तो इसमें जो है आपका फ्रॉड इतना ज्यादा जो है नहीं इंक्लूड हो सकता, बल्कि उसमें ज्यादा होगा कि जब आपने क्या कर दिया, कंपनी को जो है फुली चीज जो है रिप्रेजेंट कर दिया और जबकि वो रियलिटी में अभी हुई नहीं है। इसके बाद सेकंड चीज आ जाती है डिलेइंग एंड एक्सेलरेटिंग कंपनीज एक्सपेंसेस, कि आप क्या कर लेते हो, कंपनी के एक्सपेंसेस को या डिले कर देते हो या क्विक कर देते हो। किस तरीके से? शोइंग एन एक्सपेंस एज एन एसेट ऑन द बैलेंस शीट rather than writing it off immediately against profit is a quick way to improve your reported profits, as practiced spectacularly by WorldCom before its collapse. This is contrary to acceptable accounting practices. कि आप क्या कर लेते हो अपने एक्सपेंसेस को, ठीक है, वो क्या होते हैं आपके पास एसेट, आप जो है बैलेंस शीट में उसको शो करते हो। ठीक है, कि एन एक्सपेंस एज एन एसेट ऑन द बैलेंस शीट रादर देन राइटिंग ऑफ इमीडिएटली अगेंस्ट प्रॉफिट, कि आप उसको जो है एसेट शो कर लेते हो अपने एक्सपेंसेस को बैलेंस शीट में, बजाय इसके कि आपने प्रॉफिट्स गेन कर लिए तो आप उसको क्या कर लो, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में से निकाल दो। ठीक है, कहते हैं कि जैसे WorldCom ने किया था। तो ये एक अच्छा तरीका कार है आपकी, जो है क्या करते हो, बजाय इसकी कि आप उसको राइट ऑफ कर दो और अपने एक्सपेंसेस को जो है माइनस कर लो, प्रॉफिट्स आप जो है कम हो जाएंगे आपके उससे, तो आप अपने प्रॉफिट्स को ज्यादा शो करने के लिए क्या कर देते हो, उन खर्चों को जो है एज ए एसेट शो कर देते हो, जिसकी वजह से क्या हो जाता है कि आपके एसेट ज्यादा नजर आते हैं और आपके प्रॉफिट्स भी ज्यादा नजर आते हैं, क्योंकि आपने एक्सपेंसेस उससे डिडक्ट नहीं किए। तो इसलिए कहते हैं कि accelerating a company's expenses may appear a strange objective. However, if a new business bonus scheme is being introduced that will pay you a bonus if next year's profit are high, you might be tempted to charge as many expenses as you can do this year, thus improving next year reported profit. अगर आपको कह दिया जाता है कि आपने क्या कर दिया कि कंपनी के सेल्स को बढ़ा दिया, तो आपको इस साल जो है हम क्या करें, अगले साल अगर आपने कंपनी की जो प्रॉफिट्स को बढ़ा दिया तो आपको बोनस मिलेगा। तो क्या करते हैं लोग
कि वो जो है वो जितने अगले साल के एक्सपेंसेस होने होते हैं उनको इस साल में एडजस्ट कर देते हैं और इस साल को जो है इतना प्रॉफिटेबल शो नहीं करते। जब आप सारे के सारे उस साल के एक्सपेंसेस निकाल के जो है इस प्रेजेंट उस ईयर में पुट कर दोगे तो यहाँ आपका प्रॉफिट श्रिंक हो जाएगा। और अगले साल जब उसमें जो है एक्सपेंसेस शो नहीं होंगे तो जाहिर सी बात है जब एक्सपेंसेस नहीं माइनस होंगे तो प्रॉफिट्स आपके ज्यादा शो होंगे। तो इस तरीके से वो क्या कर लेते हैं कि अपने प्रॉफिट्स को वहां से ज्यादा शो कर देते हैं एक्सपेंसेस को निग्लेक्ट करके कि अगले साल हमारे इतने एक्सपेंसेस हुए ही नहीं है। थर्ड चीज, मैनिपुलेशन ऑफ रेवेन्यू रिकॉग्निशन, कि आप अपने जो है रेवेन्यू को मैनिपुलेट कर लेते हो। किस तरीके से? इफ अ कंपनी इज एंगेज ऑन लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट, they are supposed to recognize the revenues from the contract on a reasonable basis as the contract is fulfilled. It would be fraudulent to recognize all the revenues in the first year of the contract and none in the subsequent years. कि आपको प्रॉफिट जो है 4-5 सालों में मिलने थे या 3 सालों में मिलने थे, आपने उनको 3 सालों में डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया और आप क्या कर लेते हो कि उसको एक ही साल में जो है प्रेजेंट ईयर में पुट कर देते हो और आप कहते हो कि जी हमने इतने ज्यादा प्रॉफिट्स कमा लिए। तो अब आपने क्या कर लिया कि जो अगले साल के प्रॉफिट्स थे वो आप इस ईयर में शो कर दोगे तो जाहिर सी बात है कि आपके जो है प्रॉफिट ज्यादा शो होंगे, लेकिन इन रियलिटी वो इस साल की सेल्स प्रॉफिट्स नहीं है, वो तो अगले साल के हैं जो आपने डिस्ट्रीब्यूट करना है। और ये चीज कहता है कि सिमिलर प्रॉब्लम अराइजेस व्हेन सेल्स आर रिकॉर्डेड एज अ गुड्स आर ऑर्डर्ड बाय कस्टमर्स रादर देन व्हेन दे आर शिप्ड टू द कस्टमर। कि जैसे ही कस्टमर आपसे जो है कहता है कि जी हमें जो है इतनी गुड्स चाहिए, आपसे ऑर्डर कराते हैं, आप डायरेक्टली लिख देते हो, सेल्स की एंट्री पास कर देते हो कि हमने जो है इतना सेल्स कर लिया। अब सेल्स तो जाहिर सी बात है हुई नहीं है, अभी तो जस्ट उसने ऑर्डर किया हुआ है। जब आपका सामान चला जाएगा और आपको पैसे मिलेंगे तो तभी आपकी सेल्स हो चुकी है। तो ये भी इसमें आ सकती है। सो कहते हैं कि दिस प्रैक्टिस हैज बीन ट्राइड बाय सेवरल इंटरनेट रिटेल साइट्स बट अगेन इज कॉन्ट्री टू एक्सेप्टेबल अकाउंटिंग प्रैक्टिस। कि बहुत से आपके जो इंटरनल रिटेल साइट्स ने क्या किया हुआ है, जो चीजें सेल आउट करते हैं वो इस तरीके से करते हैं कि उनको जो है जैसे ही ऑर्डर मिलते हैं वो अपनी सेल्स को रिकॉर्ड कर देते हैं, लेकिन स्टिल ये भी जो है आपके अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस के अगेंस्ट जा रहा है। तो ये भी जो है अवॉइडेबल है कि आपको अवॉइड करना पड़ेगा। फोर्थ चीज कहता है कि ऑफ बैलेंस शीट अकाउंटिंग, कि आप जो है क्या कर लेते हो कि ऑफ बैलेंस शीट जो है ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने शुरू करते हो या एसेट्स को लिखना शुरू कर देते हो। किस तरीके से? कहता है कि बैलेंस शीट इज सपोज्ड टू इंक्लूड ऑल द एसेट्स एंड द लायबिलिटीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ऑफ बैलेंस शीट अकाउंटिंग इज द डेलिबरेट एक्सक्लूजन ऑफ सर्टेन एसेट्स एंड लायबिलिटीज फ्रॉम द पब्लिश्ड बैलेंस शीट, मीनिंग दैट शेयरहोल्डर्स आर मिसलीड अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन। कि आप क्या कर लेते हो कि आपके जितने भी एसेट्स हैं, लायबिलिटीज हैं, आप उसको जो है क्या करते हो कि जो आपका पब्लिशेबल बैलेंस शीट होता है या जो फाइनलाइज बैलेंस शीट होता है, आप उससे क्या कर लेते हो, उन चीजों को निकाल लेते हो। जब आप वहां पे लायबिलिटीज और एसेट्स को शो नहीं करोगे तो आपके जो है स्टेटमेंट दूसरी तरीके से इमेज शो करेंगी। तो इसी तरीके से आप जो है ज्यादातर लोग क्या कर लेते हैं कि ऑफ बैलेंस शीट रिकॉर्ड करना शुरू कर लेते हैं कि जो जो एसेट्स उन्होंने परचेज किए होते हैं या लाइबिलिटीज इनकर की होती है वो उसको निकाल लेते हैं और उसको जो है क्या करते हैं ऑफ बैलेंस शीट शो करना शुरू कर देते हैं। जिसकी उन्होंने एक एग्जांपल दी हुई है। कहता है कि वन एग्जांपल इज अ शॉर्ट टर्म लीज। If you lease a building for say 2 years, then under current accounting practices, you do not have to show the asset or to related obligation to pay the rental amounts on the balance sheet. You have the use of the asset and you have a contractual obligation to pay the rentals, but neither the asset nor the liability are shown on your balance sheet. कि अगर आपने क्या किया हुआ है कि शॉर्ट टर्म लीज लिया हुआ है, ठीक है, और लीज पे आपने एक बिल्डिंग ली हुई है, तो अब वो बिल्डिंग तो आपकी एसेट तो नहीं है, आपने क्या किया हुआ है, रेंटल है आपके पास। तो आपने क्या कर दिया कि अब उसको जो है ऑफ द बैलेंस शीट रखोगे, क्योंकि आप जो है उसको लेके नहीं सकते क्योंकि वो आपका एसेट तो है नहीं। तो आप क्या कर लेते हो कि उसको जो है वहां पे रिप्रेजेंट नहीं करते, लेकिन उसके बदले में आपके पेमेंट्स तो हो रही हैं। जब पेमेंट्स हो रही हैं तो फिर जाहिर सी बात है कि आपने क्या करना होगा, उसका भी तो रिकॉर्ड रखना होगा। तो ज्यादातर लोग क्या कर लेते हैं कि वो लीज पे ले लेते हैं और उसको जो है ऑफ बैलेंस शीट में कंसिडर करा लेते हैं कि जी वो जो है बैलेंस शीट से बाहर पड़ी हुई है क्योंकि हमने जो है उन चीजों को खुद परचेज नहीं किया हुआ, वो तो हमारी लीज पे है। तो इसलिए जो है हम उसकी पेमेंट्स पे करेंगे क्योंकि हमने उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है, लेकिन हमारा जो एसेट है या लाइबिलिटी है वो बैलेंस शीट में शो नहीं होगा क्योंकि वो हमारा नहीं है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है मनी लॉन्ड्रिंग। ठीक है, पेपर के परस्पेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जनरली इसका आइडिया होना भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपको कि मनी लॉन्ड्रिंग क्या होती है, ठीक है, किस तरीके से ये प्रोसेस करते हैं और जो इसमें इन्वॉल्व होते हैं उसके अगेंस्ट किस तरीके से जो है मेजर्स लेने पड़ते हैं। सो कहता है कि मनी लॉन्ड्रिंग इज एक्सचेंज ऑफ डर्टी मनी एंड एसेट्स दैट हैव बीन क्रिमिनली ऑब्टेन्ड फॉर क्लीन मनी एंड एसेट्स दैट हैव नो क्लियर लिंक टू द क्रिमिनल एक्टिविटी। थोड़ी सी इन्होंने जो है कॉम्प्लिकेटेड डेफिनेशन लिखी हुई है,
सिंपल अल्फाज में मैं आपको बताऊं, कहता है कि आपकी मनी लॉन्ड्रिंग क्या होती है। आप क्या करते हो, अपनी जो डर्टी मनी होती है या जो ब्लैक मनी होती है, आप क्या करते हो, जो आपने गलत जरिए से कमाई होती है, चोरी करके, फ्रॉड करके, या जो है किसी और तरीके से जो आपने पैसे कमाए होते हैं, आप उसको क्या कर देते हो, उसको ऐसे क्लीन करके रिप्रेजेंट करते हो, उसको कन्वर्ट करते हो उन पैसों को कि आपने जो है उसको पॉजिटिव तरीके से गेन किया हुआ है, और उसका आपके पास जो है कोई भी रिकॉर्ड शो नहीं होता कि ये क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व थी। आसान सी एग्जांपल दूं कि लेट से आपने क्या कर लिया, स्मगलिंग कर ली। अब आपने स्मगलिंग कर ली और आप क्या कर लेते हो कि उस पैसों को स्कूल में जो है बना लेते हो, और उससे जो है क्या कर लेते हो, एक बड़ा जो है कॉलेज खोल लेते हो। अब वो सारे के सारे जितने भी मनी लॉन्ड्रिंग के आपके जो है जो पैसे आ रहे हैं, जो आपके पास ब्लैक से आ रहे हैं बिजनेस से, वो कहाँ जा रहे हैं, वो उस बिजनेस में आ रहे हैं। अब वो बिजनेस में जब लग रहे हैं तो आपने क्या कर दिया कि उसके इन्वेस्टर्स कोई और बना दिए कि ये लोग जो है इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो जब वो वहां से जितने प्रॉफिट्स अराइज हो रहे हैं, तो वो प्रॉफिट्स तो आपके लिए जो है क्या होंगे, क्लीन में कन्वर्ट हो रहे हैं, आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो रहे हैं, क्योंकि लोग वहां पे जब फीसेस वगैरह जमा कर रहे हैं, आपने इन्वेस्टमेंट किया है, तो वो फीसेस कहाँ जा रही है, वो बैंक अकाउंट में जा रही है। अगर उसके पीछे कोई इन्वेस्टिगेशन करता है तो क्या शो होगा कि जी स्टूडेंट्स ने फीस जमा की थी, उसके पैसे जो है इस बिजनेस में आ रहे हैं, तो इसी के पैसों पे क्या चल रहा है, वो इंस्टीट्यूट चल रहा है। तो इसी तरीके से मनी लॉन्ड्रिंग में जो है लोग क्या करते हैं, इंटरनेशनली फंड्स को ले जाते हैं बाहर, ठीक है, किसी भी जो है इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं स्टॉक्स में या शेयर्स में, और फिर वो पैसे कहाँ जाते हैं, डिफरेंट अकाउंट्स में वो अपने मुल्क में लेकर आ जाते हैं। तो उनके स्प्लिट अकाउंट्स में जब वो पैसे आ जाते हैं, तो जब उसकी इन्वेस्टिगेशन की जाती है, तो क्या शो होता है कि जी इसने जो है स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्टमेंट की थी, वो सारे के सारे प्रॉफिट्स इसके बैंक में आ गए। डायरेक्ट कोई जो है पैसे उसने बैंक में जमा नहीं किए जिसपे जो है उसको किसी को एतराज हो सके। So इसलिए कहते हैं कि while the term money is used, in reality this can refer to any criminally obtained property including cash, securities and tangible assets. कि जब मनी का टर्म आपने यूज कर लिया, तो अब वो पैसे जो आपने क्या कर लिए हैं, किसी भी क्रिमिनल तरीके से गेन किए हुए हैं, ठीक है। अगर आपने जो है किसी साफ तरीके से गेन किया तो फिर तो वो नहीं आते। लेकिन अगर आपका जो है कोई स्मगलिंग का या कोई और किस्म का जो है बिजनेस था, और आपने उन पैसों को क्या कर दिया, कैश में कन्वर्ट कर दिया, या सिक्योरिटीज शेयर्स वगैरह ले लिए, या आपने उसके एसेट्स खरीद लिए, क्योंकि रियल एसेट्स में भी लोग ज्यादातर इन्वेस्टमेंट कर लेते, तो उसमें अगर आपने जो है उसको शो कर दिया, तो वो जो है वहां पे क्या हो जाएगा, लोग उसको जो है कंसिडर नहीं करेंगे, क्योंकि जब उसकी इन्वेस्टिगेशन होगी तो उसके बैक रिकॉर्ड नजर नहीं आएगा। सो कहता है कि तीन किस्म की जो है ऑफेंसेस मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड है। पहली चीज क्या होती है, लॉन्ड्रिंग है। कहता है कि दिस में इन्वॉल्व्स एक्वायरिंग, यूजिंग और पोजेसिंग क्रिमिनल प्रॉपर्टी, हैंडलिंग और बीइंग इन्वॉल्व विद क्रिमिनल एक्टिविटी, investing the proceeds of criminal activity or transferring the criminal property. In the UK, it carries a maximum 14-year prison sentence along with fines. कि आप क्या कर लेते हो कि चीजें एक्वायर करते हो या पोजेस करते हो, या जो भी जितनी भी आपने जो है प्रॉपर्टी वगैरह ली हुई है, लेकिन वो क्या थी, किसी क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होने के थ्रू आपने जो है ली है, ठीक है। आपने जो है चोरी के जरिए से किया, आपने जो है किसी से जो है अगवा बराए तावान के जरिए से पैसे ले लिए, जिस भी क्रिमिनल एक्टिविटी के जरिए से आपने क्या कर दिया, पैसे ले लिए, और आप उस चीज में इन्वॉल्व थे, और आपने उसको क्या कर दिया, प्रॉपर्टी में जो है ट्रांसफर कर रहे थे, तो उसके लिए यूके में क्या है, अगर आप पकड़े जाते हैं तो 14 ईयर प्रिजनमेंट है। अगर आप क्या कर लेते हो, फेलियर टू रिपोर्ट में आ जाते हो कि फेलिंग टू डिस्क्लोज प्रूफ और सस्पिशंस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग कैन कैरी अ मैक्सिमम 5 इयर्स प्रिजन टर्म अलोंग विद फाइन। कि अगर आप जो है डिस्क्लोज नहीं कर पाते, ठीक हो गया, कि आप जो है उसका प्रूफ नहीं दे सकते कि ये मेरे जो है पैसे क्लीन थे, या आप जो है उसके शक में आ जाते हो कि जी ये पैसे जिसने कमाए थे, ये क्या थे, मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए से आए, तो तब भी आप जो है 5 ईयर प्रिजनमेंट में जाओगे, और आप पे फाइन भी होगा। अब हालांकि आपको जो है रियल उन्होंने पकड़ा नहीं है, लेकिन आप जो है प्रूव नहीं कर सके आप जो है कि मैं जो है इसमें इन्वॉल्व हूं कि नहीं। थर्ड चीज कहते हैं टिपिंग ऑफ, डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन विच में प्रिजुडिस मनी लॉन्ड्रिंग इन्वेस्टिगेशन कैरीज अ मैक्सिमम 2 इयर्स प्रिजन। कि आप जो है क्या कर लेते हो कि इंफॉर्मेशन आपके बारे में मिल जाती है किसी को कि जी ये जो है मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व था, तो जस्ट इन्वॉल्व होने के बारे में आपके इंफॉर्मेशन पे भी इन्वेस्टिगेशन जब तक हो रही होगी, तो आपके जो है 2 साल तक आप जेल में रहोगे। जब सब कुछ कंफर्म हो जाएगा, तो उसके बाद पता चलेगा कि आपने मनी लॉन्ड्रिंग की थी कि नहीं की थी। ये जो है अकॉर्डिंग टू यूके रूल्स हैं। सो मनी लेयरिंग जो है, मनी लॉन्ड्रिंग किस तरीके से काम करती है, इसमें 3 फेजेस होते हैं, ठीक है। पहली फेज आपकी प्लेसमेंट कहलाती है, दूसरी लेयरिंग कहलाती है, थर्ड इंटीग्रेशन कहलाती है। प्लेसमेंट मैंने आपको क्या कहा कि आप पैसे ऑब्टेन करते हो, जिसके लिए उन्होंने कहा हुआ है, कहते हैं कि दिस रेफर्स टू द प्लेसिंग ऑफ इलीगली ऑब्टेन कैश और एसेट्स इनटू लेजिटिमेट बिजनेस, परचेज ऑफ शेयर इन अ कंपनी विद स्टोलन मनी। कि आपने कहीं से अगवा बराए तावान ले लिया, लेट से आपने 5 करोड़ रुपए ले लिए या 1 करोड़ रुपए ले लिए, आप वो 1 करोड़ रुपए क्या करते हो कि शेयर्स में इन्वेस्ट कर लेते हो, ठीक है।
जब आपने शेयर में इन्वेस्ट कर लिया, इंटरनेशनल स्टॉक वगैरह आपने खरीद लिए, ठीक हो गया, दूसरी कंट्रीज में, जब आपने वहां पे डिफरेंट किस्म की सिक्योरिटीज खरीद ली, उस पर शेयर्स खरीद ले, आपने डिफरेंट कंपनीज में जो है परचेजिंग कर ली, अब आप क्या कर रहे हो, उसकी लेयरिंग करते हो। सेकंड स्टेप लेयरिंग कहता है कि दिस रिलेट्स टू द ट्रांसफर ऑफ मनी बिटवीन बिजनेस और लोकेशंस इन ऑर्डर टू कंसील देयर ओरिजिनल सोर्स। कि जब आपने वहां पे शेयर्स वगैरह खरीद लिए, ठीक है, जब वहां शेयर्स आपने जो है खरीद लिए थे तो आपके पैसे शेयर्स में कन्वर्ट हो गए। अब जब आपने शेयर्स को दोबारा सेल आउट किया या वहां से डिविडेंड लिया या वो पैसे वापस आप जो है अपने मुल्क लेकर आ रहे हो उनको सेल आउट करके, तो उसका बैक रिकॉर्ड कौन होगा? यही रिकॉर्ड होगा कि जी ये पैसे किस चीज से आए थे, शेयर्स के जरिए से आए थे। उनको तो नहीं पता कि जी इन्होंने जो है क्या की थी, यहाँ पे अगवा बराए तावान के जरिए से पैसे लिए थे और शेयर्स खरीद लिए थे। उनके पास जो बैंक में पैसे आपके आ रहे हैं वो तो कहाँ से आ रहे हैं, उस कंपनी के शेयर से आ रहे हैं। जब आपने वहां से पैसे सारे के सारे कन्वर्ट कर लिए, इसको हम कहते हैं लेयरिंग। थर्ड चीज है इंटीग्रेटिंग, इंटीग्रेशन। आफ्टर लेइंग द मनी नाउ अपीयर्स टू हैव कम फ्रॉम अ लेजिटिमेट सोर्स। और अब जो आपके पास जो है क्या हो गया कि आपका कनेक्शन जुड़ गया किस चीज के साथ, कि ये जो पैसे आए हुए हैं ये कंपनी के स्टॉक्स खरीदे थे। कि आपने अगवा बराए तावान के पैसों से क्या कर लिया था, लेट से नाइकी के शेयर्स खरीद लिए, आपने पीएसओ के शेयर खरीद लिए, शेल के शेयर खरीद लिए और 3-4 और बिजनेस के शेयर्स खरीद लिए। तो जब वो सारे के सारे पैसे आपके पास आएंगे और कोई उसको इन्वेस्टिगेट करेगा तो सिर्फ यही शो होगा कि ये जो इसके अकाउंट्स में, डिफरेंट अकाउंट्स में पैसे आए हुए हैं, कहाँ से आए हुए हैं, इसने डिफरेंट जगहों पे इन्वेस्टमेंट्स की। और ये चीज जो है यहाँ पे इन्होंने एग्जांपल दी है। सो कहता है कि इन मेनी कंट्रीज relevant companies are required by law to put in place controls and procedure to identify money laundering transactions. These relevant companies are usually those who deal with large volumes of cash or high value items such as banks and bureaus de change. ठीक है, कि आपके पास जो है कहते हैं कि इन्होंने फिर प्रॉपरली इनके लिए लॉ बनाए हुए हैं जो क्या करते हैं, देखते हैं कि ये पैसे कहाँ से आए हुए हैं, कैसे जो है ये ट्रांजेक्शन हो रही है, उन सबको एनालाइज करते हैं। और कहता है कि इसमें जो है ज्यादातर जो आपकी कैश वगैरह इन्वॉल्व होती है, कौन लोग करते हैं ट्रांजेक्शन, बैंक करते हैं। ब्यूरिक्स डी चेंज से मुराद जो है, इन्होंने ब्रिटिश टर्मिनोलॉजी या वर्ड यूज किया हुआ है, इसको सिंपली हम कहते हैं कि जहां पे आपकी जो है स्टॉक एक्सचेंज में जो है शेयर्स वगैरह की ट्रांजेक्शन हो रही है। तो ब्यूरिक्स डी एक्सचेंज से मुराद हमारा क्या है, कि जहां पे आपके पास जो एक्सचेंज हो रही है, आपके पास जो है ट्रांजेक्शन हो रही है किसी चीज की, आप जो है स्टॉक्स वगैरह खरीद रहे हैं, तो वहां पे ये सारी की सारी चीजें आपकी प्लेस होती हैं। कहता है कि द कंट्रोल्स एंड प्रोसीजर्स रिक्वायर्ड बाय लॉ विल ऑफन इंक्लूड अमंगस्ट अदर्स। कि कौन कौन से प्रोसीजर्स वगैरह कंट्रोल्स चाहिए होंगे, फिर कानून के जरिए से अगर आप उसको कंट्रोल करना चाहते हो, तो पहला कहता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ लार्ज और अनयूजुअल ट्रांजैक्शन। कि कोई बड़ी ट्रांजैक्शन हो जाती है या जो है कोई ऐसी अनयूजुअल ट्रांजैक्शन हो रही है कि जो पहले आपके अकाउंट में नहीं हो रही थी, अब फ्रीक्वेंटली शुरू हो गई। ठीक है, कि लेट से आपके अकाउंट में पहले जो है क्या था, आपके 2 लाख रुपए या 3 लाख रुपए से ज्यादा नहीं थे, अब अचानक से 1 करोड़ 2 करोड़ रुपए आपके अकाउंट में आ गए। ठीक है, डायरेक्टली क्या होगी, बैंक आपके पीछे इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देगी, क्योंकि डायरेक्टली गवर्नमेंट उस पर जो इन्वेस्टिगेट करेगी। कि जैसे आपके पास जो है प्रीवियसली पाकिस्तान में क्या हो रहा था कि आपके जो है कुल्फी वाले के पास, तो कभी जो है छोले वाले के पास जो है उसके बैंक अकाउंट में करोड़ों के पैसे आ जाते थे। जैसे ही पैसे आते थे, आपकी जो है डायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देते वो लोग, और उसको जो है बंदे को पकड़ लेते कि ये इतनी बड़ी ट्रांजेक्शन कहाँ से आई, आप तो छोले बेचते हो, अभी तक आपके अकाउंट में 20 रुपए भी से ज्यादा, 20,000 से पैसे नहीं थे, अचानक 1 करोड़ रुपए कहाँ से आए। तो इस तरीके से आप इस चीज को देखते हो। स्क्रूटनाइजिंग ऑफ अनयूजुअल पैटर्न ऑफ ट्रांजेक्शंस, की आपकी जो है जो ट्रांजेक्शंस हो रही हैं वो अनयूजुअल पैटर्न में चल रही है, अप एंड डाउन आना शुरू हो गए हैं फ्रीक्वेंटली, उसमें जो है कभी ज्यादा पैसे आ रहे हैं, कभी गायब हो रहे हैं, कभी आ रहे हैं, कभी गायब हो रहे हैं। ठीक है, या जो है डे बाय डे उसमें इंक्रीज आ रहा है। टेकिंग स्टेप्स टू इंश्योर ऑल कस्टमर्स आर कैन बी आइडेंटिफाइड, कि आप ऐसे स्टेप्स लो कि सारे कस्टमर आइडेंटिफाइड हो। जैसे पाकिस्तान कब हो गया कि आपके सारे जो है नादरा के साथ जस्ट रिलेटेड हो गए, जहां से भी ट्रांजेक्शन होती है, बाहर से कोई पैसे आ रहे होते हैं, वो भी सारी कंफर्मेशन के थ्रू आते हैं। फोर्थ चीज आप क्या करते हो, क्रिएशन ऑफ रोल ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग रिपोर्टिंग ऑफिसर, MLRO। क्या आप मनी लॉन्ड्रिंग रिपोर्टिंग ऑफिसर जो है तैनात कर देते हो। वो क्या करते हैं, एम्प्लॉय हु विल बी रिस्पांसिबल फॉर ओवरसाइट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन मनी लॉन्ड्रिंग एक्टिविटीज एंड हु एम्प्लॉयज कैन रिपोर्ट एनी सस्पेक्टेड मनी लॉन्ड्रिंग एक्टिविटीज टू। ठीक है, कि वो जो है क्या करेंगे कि देखेंगे कि अगर कोई कंपनी जो है इस तरीके से मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व है या किसी की जो है ट्रांजैक्शन इस तरीके से अनयूजुअल होने लगी है, तो वो क्या करेगा, उसकी एक्टिविटीज को रिपोर्ट करेगा, उसके बारे में जो है इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देगा। और क्या तरीके कार है, कहते हैं कि अंडरटेकिंग appropriate customer due diligence. This involves the organization acting to ensure that its customers are who they can claim to be. For individuals, this would involve checking their personal identification such as their passport or driving license. और अगर कोई जो है इस तरीके से कस्टमर आ रहा है, वो क्या कर रहा है, इन्वेस्टमेंट कर रहा है, तो अब आप क्या करोगे, उसके एहतियाती तदाबीर करोगे। आप उसको चेक करोगे कि जी ये बंदा जो है क्या काम करता है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन से बिलोंग करता है,
और जो है इसके पासपोर्ट वगैरह से इसकी कंफर्मेशन करोगे कि ये कहाँ से बिलोंग करता है। इसकी बेसिक आपके पास सारी की सारी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि ये बंदा क्या करते हैं। जैसे आप बैंक अकाउंट खोलते हो तो आपसे पूछते हैं कि सर आप जो है क्या करते हो, कौन सी जॉब करते हो। अगर आप स्टूडेंट है तो आपको एनओसी जमा करानी पड़ती है। अगर आप जो है किसी ऑर्गेनाइजेशन में जॉब पे हो तो आपको जो है वहां से एनओसी लेनी पड़ती है कि मैं यहाँ पे एम्प्लॉई और मैं एम्प्लॉई अकाउंट खोल रहा हूँ। अगर आप जो है बिजनेसमैन हो तो आपको क्या करना पड़ता है, अपना जितना आपको जो है लेटर हेड होता है वो उस पर जो है देना पड़ता है उसको कि जी मैं जो है ये बिजनेस करता हूँ, ये जो है एविडेंसेस है मेरे बिजनेस के। तो इस तरीके से आपकी सारी की सारी इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड हो जाती है। सो कहते हैं कि गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए इसके लिए। सो कहता है कि जी द गवर्नमेंट रिक्वायर्स दिस ड्यू डिलिजेंस टू बी टेक अंडरटेकन एज मिनिमम when establishing a new business relationship such that the first time a customer is dealt with। ठीक है कि जब नई ट्रांजेक्शन हो रही है या नए पहली दफा आप कस्टमर के साथ मिल रहे हो वहां पे पूरी इंफॉर्मेशन गैदर करो। Second, when dealing with an occasional transaction of euro 15,000 or more transactions that are not carried out within a normal ongoing business relationship. This includes identifying linked transactions where individual transactions of euro 15,000 or of more have been broken down into smaller transactions to avoid detection। कि अगर आप देख लेते हो कि 15,000 के जो है यूरो की ट्रांजैक्शन जो है हो रही है और उसको जो है वो नॉर्मल नहीं है, पहले जो है कम होती थी, अब अचानक से बड़ी ट्रांजैक्शन हो रही है, तो आप इसको क्या करोगे, देखोगे। तो इसके लिए वो लोग क्या करते हैं कि उसको ब्रेकअप करना शुरू कर देते हैं और ये यूरो 15,000 वो क्या करेंगे डिफरेंट अकाउंट्स को ले जाना शुरू कर देंगे। तो गवर्नमेंट को जो है इस पे नजर रखनी होगी कि ये जो है स्प्लिट क्यों हो गया अमाउंट, यहाँ से लेके कहाँ स्प्लिट हो रही है या डिफरेंट अकाउंट्स में क्यों जा रही है। when money laundering or financing of terrorism is suspected, या आपके जो है नजर आ रहा है कि मनी लॉन्ड्रिंग जो हो रही है या आपको जो है पता चल जाता है कि ये फाइनेंसिंग कहाँ हो रही है, टेररिज्म में इस्तेमाल हो रही है, क्योंकि ज्यादातर ये पैसे जो है यहाँ पे भी इस्तेमाल होते हैं। कहते हैं कि when the organization has doubt about the accuracy of the identification information it has previously obtained from the customer, कि जो उसने पहले इंफॉर्मेशन ली थी अब उस पे उसको जो है शक होने लगा है कि इसकी इंफॉर्मेशन इनफ नहीं है, इसको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए कि ये क्या वाकई ये बंदा है कि नहीं। एंड व्हेन अ कस्टमर सर्कमस्टांसेस चेंज, या जो है आपके कस्टमर की एकदम से सिचुएशन चेंज हो जाती है, हालात चेंज हो जाते हैं, या उनके जो है जिस तरीके से उसका पैटर्न था, जो उसकी बिजनेस एक्टिविटीज थी वो चेंज होना शुरू हो जाती है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, डायरेक्टली स्टेप्स लेने पड़ेंगे। सो कहते हैं कि इट इज इंपॉर्टेंट दैट अ बिजनेस हैज डिफाइंड रिपोर्टिंग प्रोसेस फॉर एनी सस्पेक्टेड मनी लॉन्ड्रिंग। दिस विल नॉर्मली इन्वॉल्व्स, कि आपके जो है बिजनेस को चाहिए कि उन्होंने पहले से मनी लॉन्ड्रिंग के लिए जो अगर कोई सस्पेक्ट हो रहा होता है तो उसके लिए कोई प्रोसेस डिफाइन किया हो, जिसके लिए क्या हो जाएगा, एम्प्लॉय रिपोर्टिंग सस्पिशियस एक्टिविटीज एमएलआरओ, कि वो क्या करेंगे कि मनी जो है लॉन्ड्रिंग रिपोर्टिंग जो है ऑफिसर को पहले से इन्फॉर्म कर देगा कि इस तरीके से एक्टिविटी चल रही है बिजनेस में। फिर एमएलआरओ क्या करेगा, उसको इन्वेस्टिगेट करेगा और कहता है कि इफ देयर आर ग्राउंड्स फॉर रीजनेबल सस्पिशन द एमएलआरओ शुड रिपोर्ट टू द रेलेवेंट अथॉरिटीज। इन द यूके दिस वुड बी सीरियस ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एजेंसी, कि आप फिर क्या करोगे, जितनी आपकी जो एजेंसीज हैं उसको जो है वो बंदा रिपोर्ट करेगा। जैसे यूके में जो एसओसीए है जिसको हम कहते हैं कि सीरियस ऑर्गेनाइज क्राइम एजेंसी है, कि वो क्या करेगी, इसके बारे में इन्वेस्टिगेट करेगी। ठीक है, जैसे हमारी एफआईए वगैरह हो जाती है वो चीजें इनको इन्वेस्टिगेट करना शुरू कर देती है। इसकी एक छोटी सी एग्जांपल इन्होंने दी हुई है कि मनी लॉन्ड्रिंग जो है यूके में किस तरीके से हुई थी। कहता है कि इन द यूके क्रिमिनल्स वर यूजिंग हाई वैल्यू euro 500 notes to launder money through some bureau exchange. Dirty sterling cash obtained through criminal activities was being exchanged for large number of clean euro 1500 notes। कि उन्होंने क्या कर दिया था कि 1500 के नोट जो है वो लेना शुरू कर दिए, किस चीज के जरिए से, एक्सचेंज करने का शुरू कर दिया, और उसके बदले में क्या कर दिया, जो उनके जो है क्या थे, स्टेरलिंग्स थे, जो उन्होंने वहां पे किसी क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होने की वजह से गेन किए थे। जब वहां पे वो जो क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व थे उन पैसों को वो क्या कर रहे थे, यूरोज में कन्वर्ट करने लगे। So कहते हैं कि police were already alerted by one bank when a single Bureau XD change asked them for euro 4 million in euro 500 notes। कि जब उन्होंने देखा कि एक बैंक ने जो है डायरेक्टली उसको देख लिया कि इतनी बड़ी ट्रांजैक्शन हो रही है, इतना बड़ा चेंज हो रहा है, कि वो क्या कर रहे हैं 4 मिलियन जो है यूरोस को कन्वर्ट कर रहे हैं 500 के जो है नोट्स में। ठीक है, लेट्स से इसकी एग्जांपल ऐसी हुई कि आप करोड़ के जो है 1 करोड़ रुपए आप उसको 5000 के नोट्स में कन्वर्ट करना शुरू कर दिया, तो उसको जो है शक होने लगा कि वो उसको स्प्लिट क्यों कर रहे हैं, तो डायरेक्टली उसने क्या कर दिया, पुलिस को अलर्ट कर दिया। दिस रिप्रेजेंटेड मोर euro 500 notes than one network of 12,500 branches in the world sold to the holiday makers throughout the whole of the UK post office network of 12,500 branches in a year. The bank's money laundering controls were triggered by the large and the unusual size and they alerted the authorities. The bureau de exchange was raided by police and closed down। ठीक हो गया कि उन्होंने देखा कि इस किस्म की बड़ी ट्रांजैक्शन हो रही है और उसने क्या कर दिया,
कि यूके के पोस्ट ऑफिस की जो डिफरेंट नेटवर्क से 12,500 नेटवर्क से उनके डिफरेंट ब्रांचेस में क्या कर दिया कि जो है पैसे स्प्लिट करना शुरू कर दिया, वहां पे भिजवाना शुरू कर दिया कि ये जो है बाहर जा सके। जब ये चीज जो है बाहर की अथॉरिटीज को पता चली या पुलिस वगैरह को बता दिया तो उन्होंने क्या कर दिया, डायरेक्टली उसके अगेंस्ट जो है रेड किया और उस चीज को रोक दिया। सो कहता है कि एज ए कंट्रोल ओवर फ्यूचर मनी लॉन्ड्रिंग एक्टिविटीज यूजिंग हाई वैल्यू नोट्स द यूरो 500 नोट हैज बीन विथड्रॉन फ्रॉम सेल्स इन द यूके। और जब इस किस्म की एक्टिविटी देखी गई कि लोग जो है इस तरीके से जो है जो बड़े नोट हैं उसमें कन्वर्ट करना शुरू कर दिया लोगों को, तो यूके ने उसको क्या कर दिया कि जो उनका यूरो 500 का नोट था उसको जो है वो क्या कर दिया, जो है विड्रॉ कर दिया कि अब जो है ये नोट आपका नहीं चलेगा। इसके बाद जो है पॉसिबल इम्प्लीकेशंस ऑफ फ्रॉड टू द कंपनी, कि कौन सी इम्प्लीकेशंस हैं इसके जरिए से जो है आपको नजर आता है कि जी कंपनी में फ्रॉड हो सकते हैं। तो कहते हैं कि देयर इज अ स्पेक्ट्रम ऑफ इम्प्लीकेशंस ऑफ फ्रॉड फ्रॉम इमटेरियल टू क्रिटिकल इंक्लूडिंग। कहता है कि आपके जो है क्या हो सकते हैं फ्रॉड, किस तरीके से हो सकता है। कहता है कि पहली चीज जो है अगर इस तरीके से आपकी कंपनी जो है फ्रॉड वगैरह में इन्वॉल्व है तो क्या हो सकता है। ठीक है, लॉस ऑफ शेयर होल्डर कॉन्फिडेंस, शेयर होल्डर का कॉन्फिडेंस चला जाएगा, वो जो है इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा। ठीक है, दूसरी बात लॉस ऑफ एसेट्स, आपके एसेट्स जो है गायब होना शुरू हो जाएंगे क्योंकि उनमें जो है नुकसान होना शुरू हो जाएगा। आपको फाइनेंशियल डिफिकल्टीज फेस करना पड़ेंगे क्योंकि आपके जो है पैसे जो है बाहर जाना शुरू हो गए, वो जो है अन प्रॉपर प्रोफेशनल वे से जो है वो लोग गेन कर रहे हैं और कहीं और पे उसको जो है यूटिलाइज कर रहे हैं। कोलैप्स ऑफ द कंपनी, आपकी कंपनी खत्म हो जाएगी क्योंकि जब आप इन चीजों में इन्वॉल्व होंगे और आपके जो है जब मार्केट में नाम आएगा तो क्या कि जी ये तो इस किस्म की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व थी, तो आपका इमेज जो है डिस्ट्रॉय हो जाएगा और आपकी कंपनी जो है वो कोलैप्स हो जाएगी। और फाइन एंड टैक्सेस एंड अदर अथॉरिटीज के अलग आपको जो है फिर जुर्माने भी देने पड़ेंगे, जो फाइन होंगे वो भी देने पड़ेंगे, और कोई जो है आप पे लॉस वगैरह लगते हैं या कोई जो है कानूनी कार्रवाई होगी वो अलग होगी। कहते हैं कि व्हाट हैपेंस आफ्टर अ फ्रॉड हैज बीन कवर्ड। कहते हैं कि अगर आपकी कंपनी ने क्या कर दिया कि फ्रॉड को कवर कर दिया तो क्या हो जाएगा। ठीक है, सो कहते हैं कि व्हेन अ मटेरियल सम ऑफ मनी हैज बीन लॉस्ट, companies will often look around for someone external to blame, regardless of the fact that it is management who have failed in their responsibility to prevent fraud from occurring. कोई भी अपनी जिम्मेदारी हमेशा, जाहिर सी बात है कोई भी अपनी जो है जिम्मेदारी नहीं उठाता, क्योंकि जब उन्होंने देख लेते हैं कि जी उनकी कंपनी इन चीजों में इन्वॉल्व थी तो वो क्या करती है थर्ड पार्टी को ढूंढती है जिस पे वो इल्जाम लगा दें ताकि वो अपनी कंपनी को नाम जो है बचा सके कि जी हमारी कंपनी ने तो ऐसा कुछ नहीं किया। ये जो है हमने ऑडिटर्स को इन्वॉल्व किया था या एक्सटर्नल बंदे को लेकर आए थे जो इस चीज को इन्वॉल्व कर रहा था, तो वो जो है इस तरीके से इन्होंने इन चीजों का हमें बताया नहीं था और फ्रॉड किया था उन्होंने। सो कहता है कि इन पर्टिकुलर एक्सटर्नल ऑडिटर्स आर नोन टू कैरी इंश्योरेंस अगेंस्ट बीइंग सूड, so they are often a first target to be sued for the negligence by a company that has lost money through fraud. और सबसे पहला टारगेट कौन होता है, एक्सटर्नल ऑडिटर बेचारा बन जाता है कि कंपनीज उसको सू कर देती हैं पहले पहले कि जी ये जो है उसकी वजह से हुआ क्योंकि उसने हमें नहीं बताया था कि हमारी कंपनी जो है इस किस्म के फ्रॉड्स वगैरह में इन्वॉल्व थी, हमने इससे ऑडिट कराया इसी मकसद के लिए कराया कि हमें इस किस्म की चीजें बताएं। So कहता है कि if the external auditor had given an audit opinion that the accounts showed a true and fair view for the period while a material fraud was occurring, then there may possibly be legal case for negligence that the company could bring against the auditor. कि अगर कंपनी ने क्या कर दिया कि फ्रॉड वगैरह हो रहे थे ठीक है और ऑडिटर्स ने उसको कह दिया कि जी नहीं कोई भी फ्रॉड नहीं हो रहा, आपकी कंपनी बिल्कुल प्रॉपर तरीके से जा रही है, सब कुछ ट्रू एंड फेयर है, तो फिर जो है सही तरीके से उस पर केस बनता है कि जी ये जो है किसकी ऑडिटर की गलती से था। लेकिन अगर ऑडिटर ने आपको बताया हुआ था और उसने जो है पहले से आपको आइडेंटिफाई किया था और आप जो है क्या करते हो, कहते हो कि स्टिल उस पर जो है ब्लेम करते हो, तो फिर जो है प्रॉब्लम क्या होगी कि वो जो है उसके अगेंस्ट सेव होगा लेकिन आपकी कंपनी का नाम फिर भी खराब होगा जब रियलिटी सामने आएगी। और अगर आपका एम्प्लॉय इन्वॉल्व हो कि वो जो है क्या कर रहे हैं इन चीजों में इन्वॉल्व था, तो कहते हैं कि अगर आपने जो है क्या कर दिया एम्प्लॉय को जो है पकड़ लिया है रंगे हाथों कि वो फ्रॉड कर रहा है और आप उसको जो है क्या कर लेते हो कि जी हम कंपनी से उसको निकाल देते हैं। ठीक है, आपने जो है कंपनी से उसको निकाल लिया लेकिन उससे क्या हो जाएगा, उसको कल को कोई और नौकरी मिल जाएगी, जब उसको कोई और नौकरी मिल जाएगी तो वहां पे क्या कर देगा, वो दोबारा से फ्रॉड शुरू कर देगा क्योंकि उसको पता है कि जी मुझे तो वैसे भी कोई कुछ नहीं कहने वाला, पकड़ने वाला तो नहीं है, नौकरी चली जाएगी तो चली जाए। क्योंकि हमने क्या कहा था कि एक तरीके ये भी हमने बात ये भी कही थी फ्रॉड्स में कि लोग जो है फ्रॉड्स वगैरह क्यों करते हैं, क्योंकि वहां पे उनको जो है बेनिफिट नजर आता है। वो कहते हैं कि चलो मुझे कंपनी से निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा, मैं तो अपना फायदा तो निकाल लूंगा। ठीक है, तो इसके लिए वो क्या कर लेते हैं, कंपनी उसको निकाल लेती है, वो कहीं और चला जाता है, वहां पे इस किस्म के फ्रॉड शुरू कर देता है। तो कहता है कि इस तरीके से क्या होना चाहिए, कहता है कि वंस अ फ्रॉड हैज बीन आइडेंटिफाइड, इंटरनल ऑडिट शुड बी सेंट to the department to investigate the circumstances and to make recommendations to improve the control in the area to deter future fraud। कि फिर कंपनी को क्या करना चाहिए कि जब इस किस्म के फ्रॉड्स आ जाते हैं
तो वो जो है क्या करे, पहले तो उस बंदे को पनिश करे, उसको जो है अदालत में लेकर जाए ताकि सबको पता चल जाए कि ये इस किस्म की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व था। और फिर उसके बाद वो क्या करे, अपना जो सिस्टम है इंटरनल का उसको इन्वेस्टिगेट करे, उसको बेहतर बनाए, क्योंकि हमने क्या कहा था कि जब डिटेक्शन हो जाए तो उसको हमने क्या करना है, इंप्रूव करना है। तो वो उस चीज को इंप्रूव करे, प्रॉपर तरीके से रिकवर करे ताकि फ्यूचर में ऐसा ना हो। सो कहते हैं कि इंटरनल ऑडिट शुड रिपोर्ट देयर फाइंडिंग्स टू द ऑडिट कमेटी हु कैन मॉनिटर वेदर रिकमेंडेशंस आर स्विफ्टली इंप्लीमेंटेड बाय मैनेजमेंट। और फिर इंटरनल ऑडिटर क्या करेगा, वो अपनी सारी भी जितनी भी फाइंडिंग्स होंगी, रिपोर्ट्स होगी, ऑडिट कमेटी को देगा। फिर ऑडिट कमेटी का काम है कि वो मैनेजमेंट को देखेगा कि मैनेजमेंट को जो उन्होंने इम्प्लीकेशंस दी थी, जो सजेशंस दी थी, मैनेजमेंट कितना सीरियस थी उसके बारे में और कितना उसने इन चीजों को सीरियस लिया और उसको इंप्लीमेंट कर दिया। सेकेंड लास्ट चीज कहता है कि मेजर्स टू प्रिवेंट एंड डिटेक्ट फ्रॉड, कि कौन से मेजर्स आप लोगे, किस तरीके से आप जो है फ्रॉड्स को प्रिवेंट करोगे। So कहता है कि the principal strategy of an organization to prevent and detect fraud is to establish an effective internal control system. You should recall an earlier chapter that internal controls comprises 5 components. कि previous chapter में हमने क्या कहा था कि fraud वगैरह से बचने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 5 steps develop करने पड़ेंगे, आपने जो है उन चीजों पे अमल करना होगा, तभी जाके पॉसिबल होगा कि आप अपनी कंपनी को क्या कर सको, फ्रॉड्स वगैरह से बचा सको। जिसमें हमने क्या कहा था कि आपके पास जो है कंट्रोल एनवायरनमेंट होना चाहिए, रिस्क असेसमेंट होनी चाहिए, इंफॉर्मेशन सिस्टम होना चाहिए, कंट्रोल एक्टिविटीज और मॉनिटरिंग कंट्रोल होना चाहिए, जिसको हमने काफी डिटेल से देखा। वही चीज जो है अगर हम देखें तो इन्होंने छोटी छोटी सी उसकी जो है एग्जांपल दी कि कंट्रोल एनवायरनमेंट से हमारा क्या मुराद है, क्या फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर असाइंस अथॉरिटी एंड रिस्पांसिबिलिटी थ्रू आउट द कंपनी, कि सबको क्या कर दे कि एक जो है प्रॉपर स्ट्रक्चर बनाए, सबको अथॉरिटीज दे दे और उनको रिस्पांसिबिलिटी दे दे कि उसने क्या करना है। सेकंड चीज हमने कही थी कि रिस्क असेसमेंट प्रोसेस, कि आइडेंटिफाइंग हाउ प्रोसीजर्स कैन बी सर्कमवेंटेड विद एन इंटेंशंस टू कमिट फ्रॉड, कि आप किस तरीके से जो है सिस्टम को बेहतर बनाओगे कि वो जो है क्या करे, फ्रॉड्स को रोक सके। जिसके लिए हमने क्या कहा था कि आप जो है आईटी के एक्सपर्ट्स को ले लो, वो तमाम के तमाम डेटा को क्या कर लेंगे, प्रोटेक्ट कर लेंगे और पासवर्ड वगैरह और इसकी चीजों के जरिए से आपको सिक्योर कर लेंगे। थर्ड हमने कहा था इंफॉर्मेशन सिस्टम, कि आपकी इंफॉर्मेशन जो है वो क्लियर होनी चाहिए, आपकी जो है मॉनिटरिंग उसकी होनी चाहिए और कंपनी को जो है क्या करना चाहिए, उसकी परफॉर्मेंस को भी देखना चाहिए कि कौन किस तरीके से काम कर रहा है, उसकी एक्टिविटीज कैसे हो रही हैं। ठीक है, जिसमें हमने ये भी कहा था कि आप क्या करो, उस बंदे की जगह रिप्लेसमेंट लेकर आओ ताकि वो भी जो है उसकी डिटेक्शन कर सके। कंट्रोल एक्टिविटीज, जिसके लिए हमने क्या कहा था कि आप जो है सेग्रीगेशन कर, आप सबको डिस्ट्रीब्यूट कर दो, जब डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगी सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज तो काम भी जो है डिस्ट्रीब्यूटेड चलेगा और आपको क्लियर पता चलेगा कि कहाँ पे कोई मसला चल रहा है कि नहीं चल रहा। लास्ट में इन्होंने क्या हुआ, मॉनिटरिंग ऑफ कंट्रोल, कि आप क्या करो, जो आपने कंट्रोल्स बनाए हुए हैं, जाहिर सी बात है आपको कहा हुआ है कि कंट्रोल्स आपने बना लिए, अब उस पर चेक एंड बैलेंस रखना भी जरूरी है कि ये सारे के सारे फंक्शंस प्रॉपर्ली काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। अगर उनकी मॉनिटरिंग ठीक तरीके से नहीं होगी तो फिर भी आपका सिस्टम जो है प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर सकता। तो अगर यहाँ तक अगर किसी का क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ सकते हैं।